तो चलिए हम चर्चा की शुरुआत करें। हमारे साथ में इस वक्त पैनल में डॉक्टर समीर भाटी हैं, शंकर सिंह भदौरिया हैं और डॉक्टर रविकांत जी हैं। तो समीर भाटी जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए, क्योंकि बजट हमने देखा और बजट में अगर हेल्थ की बात करते हैं तो हेल्थ में काफी ज्यादा इंप्रूवमेंट को लेकर हमने देखा कि प्रोविजन इस बार हैं। तो पहले तो ओवरऑल इस बजट को आप कैसे देखते हैं हेल्थ सेक्टर के लिहाज से? बिल्कुल, देखिए गवर्नमेंट का अगर हम देखें भी तो ऑब्जेक्टिव रहा है कि हेल्थ को कैसे हम अफोर्डेबल बना सकें, एक्सेसिबल बना सकें और साथ के साथ क्वालिटी हेल्थ भी उसमें मेंटेन रहे। तो अगर इस बार के बजट को देखें तो पहले जिस तरह से जो अंतरिम बजट आया था उसमें प्रावधान किया गया था, जैसे एचपीवी वैक्सीन का, हमारा एचपीवी वैक्सीन की बात करें तो फीमेल्स के अंदर जैसा सर्वाइकल कैंसर के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो एचपीवी वैक्सीनेशन का इम्प्लीमेंटेशन होने से काफ़ी हद तक हम जो सर्विकल कैंसर के मामले भारत के अंदर बढ़ रहे हैं उसकी रोकथाम होगी। दूसरा, फिलहाल अभी देखें जिस तरह से बजट के अंदर अनाउंसमेंट हुआ था जिसके अंदर कैंसर की ड्रग्स हैं, कैंसर में खास तौर पे 3 ड्रग्स को लेके उनके अंदर जो कस्टम ड्यूटी है उनको एग्जम्प्टेड किया गया है, तो उससे काफी हद तक जो कैंसर का इलाज है उसमें सस्ता होगा ब्रेस्ट और सर्विकल कैंसर, ब्रेस्ट और लंग कैंसर को लेकर। उसके साथ साथ एक्सरे मशीन की ट्यूब और भी उसमें मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होने वाले कुछ उपकरण हैं, उनकी भी कस्टम ड्यूटी रिवाइज्ड हुई है। तो जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाने की हम बात कर रहे हैं हेल्थ केयर की, कि भारत के अंदर ही हमारा डोमेस्टिक प्रोडक्शन रहे, तो दोनों चीजें इस तरफ इशारा करती है कि हम इलाज को ओवरऑल और अफोर्डेबल बना सकें। और जैसा डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली वो एम्प्लॉयमेंट को भी कंट्रीब्यूट करेगा। और साथ के साथ जैसा कि थर्ड फैक्टर हमारा क्वालिटी वाला है, तो इस बार के बजट के अंदर स्किल पे काफी ज्यादा ध्यान दिया गया है कि हम मैन पावर को जितना ज्यादा स्किल्ड कर पाएं, अप स्किल कर पाएं, री स्किल कर पाएं, तो ओवरऑल हम उसी दिशा में बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हेल्थ बजट आया है वो उसी तरफ निर्देश कर रहा है कि अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड क्वालिटी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जिनका जिन 3 पॉइंट्स का आपने जिक्र किया है। भदौरिया जी, आपके पास आते हुए, क्योंकि हम समग्र भारत की बात कर रहे हैं, तो इस समग्र भारत की परिकल्पना आप कैसे करते हैं? पहले तो मैं भारत 24 चैनल के माध्यम से सभी व्यूअर्स को इस समग्र भारत की कंसेप्ट को ही सलाम करता हूं। क्या है समग्र भारत? समग्र भारत वो है जो गांव में बसता है। समग्र भारत वो है जो गरीब महिलाओं और सबसे ज्यादा जो अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, उस पायदान पर जो लोग बैठे हैं, अगर हम सबको शामिल करते हैं तब ये समग्र भारत है। समग्र भारत कहीं एसी के रूमों में बैठ के नहीं बनता है। समग्र भारत कहीं केवल और केवल एक सिंडिकेट बना के लोगों के बीच में बैठने से नहीं बनता है। तो ये जो कंसेप्ट है ये बहुत अच्छा है, और इस कंसेप्ट को आपने उठाया है, तो उसके माध्यम से मैं ये कहना चाहूंगा कि आज जो प्रश्न आपने उठाए, माननीय मंत्री जी भी यहां बैठे हुए थे, उन्होंने बहुत बेबाकी से आंसर देने की कोशिश की है कि हमारी सीटें कम क्यों आई हैं, हम आगे क्या करेंगे और हमारे इस बजट में क्या होगा। इसके ऊपर बहुत सारी चर्चा की जा सकती है, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और समग्र भारत में अगर हमें कुछ करना है, 2047 का अगर विकसित भारत का जो सपना है माननीय मोदी जी का, उसको अगर हमें साकार करना, तो उसके लिए हमें सतत सत्ता में बने रहना बहुत जरूरी है। और सतत सत्ता में बने रहने के लिए जो भ्रम अभी फैलाया गया था, ये भ्रम आगे भी फैलाया जा सकता है, तो उस भ्रम को न फैलने दिया जाए। उसके लिए जरूरी है कि हमें ग्राउंड पे क्रियान्वयन करना होगा। ग्राउंड पे क्रियान्वयन कैसे होगा? ग्राउंड पे क्रियान्वयन आप देखिए, जो गांव से निकलते हैं उन लोगों की अपेक्षाएं क्या हैं। वो जाके तहसील पर भ्रष्टाचार के मारे अपने काम नहीं करा पाते, वो थानों में परेशान हो रहे, हमारे कार्यकर्ताओं की सुनी नहीं जाती है। तो ऐसे कंडीशंस में कैसे हम अपने सपनों को साकार कर पाएंगे? तो उन सपनों को अगर साकार करना है, समग्र भारत को अगर 2047 तक अगर विकसित भारत में कन्वर्ट करना है, उसके लिए हमें हमारे कार्यकर्ताओं का मनोबल, हमें हमारी जनता की जो अपेक्षाएं हैं भारतीय जनता पार्टी से, उनको साकार करना होगा। अगर वो साकार होंगी तभी जाके हम 2047 में जो हमारा विकसित भारत का, जिसपे हमारे पास जो हमारे अनुसांगिक संगठन है, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ रहा हो, चाहे कोई भी हमारे उनके और जुड़े हुए जो अनुसांगिक संगठन है, उनका जो एक सपना है परम वैभव का, वो हम तभी पहुंच पाएंगे जब हम सतत सत्ता में रहेंगे और जनता के लिए काम कर पाएंगे। रविकांत जी, क्योंकि आपका सामना युवा पीढ़ी के साथ में बहुत ज्यादा होता है और युवा पीढ़ी को दिशा निर्देशित करना, उनको सही मार्ग पर लाना, उनका भाग्य दर्शन करना, उनके भाग्य को संवारना,
ये आपकी नैतिक तौर पर जिम्मेदारी है। तो आज के युवाओं को आप कैसे देखते हैं? ये जो इस बार की पीढ़ी है वो समग्र भारत के लिहाज से कितनी सक्षम नजर आती है? जी, जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, किसी भी देश का जो युवा है अगर वो अपने नैतिक मूल्यों का ध्यान रखे और उसके साथ आगे बढ़े तो शायद वो देश के विकास में ज़्यादा भागीदारी कर सकता है। आज का जो युवा है कहीं ना कहीं थोड़ा सा भटका हुआ है जो अपने नैतिक मूल्यों से। उसका मेन कारण है कि वो टेक्नोलॉजी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट हो गया है। हमें सही है, हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंडेंट होना चाहिए, बट हमें अपने नैतिक मूल्यों का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। हम अपने बेस से नहीं हट सकते हैं। आज का जो युवा है वो थोड़ा सा अपने बेस से हटा हुआ है, उसको ध्यान में रखना जरूरी है। जहाँ तक मेरा, चूंकि मैं एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट करता हूँ और मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करता हूँ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा हम बहुत सारा अपने देश के विकास में काम कर सकते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ अगर देश को ट्रांसफॉर्म करना है तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी को हमेशा यूज करिए। बहुत सारे ऐसे इशूज हैं जो कि पॉलिटिकल होने नहीं होते हैं बट वो सोसाइटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा पोल्यूशन है और भी चीज़ें हैं जहाँ पर हम वेस्ट मटेरियल को नहीं रिसाइकिल कर पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से। ढेर सारे इशूज हैं। अगर हमारा युवा प्रॉपर तरीके से साइंस एंड टेक्नोलॉजीज को यूज करे और उन इशूज को जो उसके आसपास हो रहे हैं उनको ध्यान में रखते हुए काम करे तो शायद हम चाहते हो सकते हैं वो न सिर्फ अपना विकास करेगा बट अपने समाज का, अपने देश का और अपने प्रदेश का भी विकास करने में सक्षम होगा। अच्छा भाटी जी, क्योंकि हमने ये चीज देखी कि अभी पिछले कुछ दिनों में पॉल्यूशन मेजर कॉज बन गया है। आज जो इतनी चाहे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, कहीं ना कहीं हम रिसर्च, इतनी अलग अलग रिसर्चेज आती हैं। इस पॉल्यूशन से छुटकारा पाने का कोई तरीका है? मतलब अगर हेल्थ सेक्टर की बात करते हैं तो क्या इस दिशा में भी कदम बढ़ रहे हैं? देखिए, एक होता है कुछ भी अगर हम देखें तो व्यक्तिगत तौर पे जो काम हमें करना है और एक सरकार के स्तर पे जो काम होता है। खास तौर पे हेल्थ केयर की अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारी एज ए इंडिविजुअल क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। अब आप ये देखिए कि कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ है, कोई वायरस फैला हुआ है, हम कोविड को ही जिस तरह से देख रहे थे, तो आप वायरस को बहुत ज्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते ना। आप बाहर का जो इन्वायरमेंटल फैक्टर है उसको नहीं कर सकते। गवर्नमेंट के स्तर पे डेफिनेटली उसका काम चल रहा है। व्यक्तिगत स्तर पे हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफाई कर सकते हैं ताकि हमारी लाइफ में उसका इम्पैक्ट कम पड़े। आपको अपना इम्यून सिस्टम ही स्ट्रांग करना पड़ेगा, क्योंकि वैसे अगर आप बाकी रिस्क फैक्टर को कम कर लेंगे, आप अपनी लंग्स हेल्थ को ठीक रखेंगे तो डेफिनेटली उतना आपको इम्पैक्ट नहीं करेगा पोल्यूशन। बट हाँ, ये जरूरी है अगर हम देखें कि जिस समय AQI लेवल बढ़ा हुआ है, खास तौर पे वैसे तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही वो ज्यादा बढ़ता है, गांव में तो नहीं होता है, बट अब छोटे शहरों में भी, जैसे हम आगरा में बैठे हैं तो आगरा के अंदर भी AQI लेवल दिल्ली जहां जहां NCR का ये लेवल बढ़ता जा रहा है वहां पर वही शहरी कल्चर आता जा रहा है। वही शहरी कल्चर आता जा रहा है। तो जिस समय AQI लेवल ज्यादा हो तो आप ट्राई करें मास्क आप पहने, या जो एटलीस्ट वनरेबल पॉपुलेशन है जैसे बुजुर्ग हो गए या जिनको पहले से लंग से संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो उनको डेफिनेटली एक्स्ट्रा ध्यान रखने की जरूरत है। और जिनको कोई वैसे प्रॉब्लम नहीं है तो ओवरऑल हेल्थ को ठीक रखने के लिए कुछ वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें ताकि उनकी लंग हेल्थ ठीक से बनी रहे। युवाओं की जैसे बात कर रहे थे, युवाओं में स्मोकिंग बहुत ज्यादा प्रचलित है और बहुत ही कॉमन है। तो स्मोकिंग तो अगर आप बंद ही कर देंगे तो बेहतर है, क्योंकि वो बहुत और भी अन्य लाइफस्टाइल डिजीज का कारण है। चाहे आप कैंसर ले लीजिए, चाहे आप कार्डियोवैस्कुलर हार्ट डिजीज ले लीजिए, स्ट्रोक ले लीजिए। तो बेसिकली व्यक्तिगत स्तर पे हम लोगों को जो काम करना है वही करना है। गवर्नमेंट के स्तर पे जो काम हो रहा है वो हो ही रहा है। और एक और जैसे आपने ये बताया, पोल्यूशन एक चुनौती, दूसरी एक जो सबसे बड़ी और चुनौती भारत के अंदर आ रही है जिसको WHO ने भी एस्केलेट किया है, वो है AMR, जिसको कहते हैं हम एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। कि हम दवाएं खाते रहते हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन के, खास तौर पे एंटीबायोटिक कि आपने खाई बंद कर दी, 1-2 दिन खाया, पूरी आपने उसको चलाई। अच्छा, मुझे एक बार करेक्ट कीजिएगा, यूजुअली जब भी एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं तो पेंटासिड साथ में दी जाती है, जिसका पर्पस होता है कि अगर आपके गुड बैक्टीरियाज किल हो रहे हैं तो वो गुड बैक्टीरियाज भी आपकी बॉडी में एंटर करे। लेकिन मैं मोस्ट ऑफ पीपल को यहाँ पर अगर पूछूं तो वो ये कहेंगे कि वो एंटीबायोटिक खाएंगे लेकिन पेंटासिड नहीं खाएंगे। कितने लोग ऐसा करते हैं बताइए? एंटीबायोटिक्स जब भी लेते हैं तो पेंटासिड साथ में होती है। पूरा प्रिस्क्रिप्शन फॉलो करते हैं क्या आप लोग? करते हैं आप फॉलो पूरा प्रिस्क्रिप्शन? करते हैं आप?
करते। चलो कुछ लोग तो हैं जो कुछ पूरा होता है, प्रिस्क्रिप्शन तो- फॉलो करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल पूजा जी, अक्सर होता क्या है इसमें कंफ्यूजन कि आपको जुकाम लग गया, आपने एंटीबायोटिक खाना शुरू कर दिया, बट वायरल में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल होता नहीं है। एंटीबायोटिक का मतलब आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो आपको एंटीबायोटिक खानी है ना, और जितने दिन की लिखी है 3 दिन 5 दिन वो आपको कंप्लीट करना। और होता क्या है कई बार कि आपने कोई एंटीबायोटिक खाई, आपको उससे ठीक लगा, वही आपने अपने फ्रेंड या रिलेटिव को भी कह दिया कि, suggest कर दिया। तो वो एक बहुत गलत प्रचलन है और उसी की वजह से ये काफी ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ता जा रहा है। और उसमें वो पेंटासिड तो ठीक है आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम को हटाने के लिए, पर गुड बैक्टीरिया के लिए एंटीबायोटिक बहुत खराब है, और एंटासिड भी गुड बैक्टीरिया को नहीं बढ़ाएगी। उसके लिए तो आपको अपनी डाइट, फाइबर रिच डाइट आपको ठीक रखनी है और सब चीजों का आपको ध्यान रखना है, पर जितना हो सके एंटीबायोटिक आपको अवॉइड करना है जब तक आपके डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब ना करें। तो ये भी एक भारत में काफी बड़ी चुनौती बन रही है जिसके ऊपर भी सरकार अभी काफी काम कर रही है। और तीसरी जो सबसे बड़ी लैंसेट ने स्टडी अभी पब्लिश की है कि भारतीयों में देखा गया है कि वो सबसे ज्यादा इनएक्टिव हैं और 2030 तक उनमें वो जीवन शैली से संबंधित बीमारियां काफी ज्यादा बढ़ने वाली है। हम बहुत कम मूवमेंट करते हैं, हम बहुत कम चलते हैं, जब से गाड़ियां आ गई है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, तो जो इनएक्टिव लाइफस्टाइल है वो भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। सभी तरह की जो बीमारियों का ग्राफ बढ़ रहा है, डिजीज का ग्राफ बढ़ रहा है, और इसमें फीमेल्स को खास तौर पे लगता है कि हम घर का काम करते हैं, घर का काम एक्सरसाइज में इंक्लूड नहीं होता है। एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज प्रॉपर होनी जरूरी है जिसके अंदर सभी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, आपका कार्डियो एक्सेट्रा सब मतलब बैलेंस वे में होना जरूरी है। अच्छा भदौरिया जी, आपके पास आते हुए करणी सेना को लेकर लोगों के जहन में अलग अलग मिथ्स रहते हैं। अगर आप डिस्क्राइब करें करणी सेना को, क्या करणी सेना कार्य करती है, क्या उसका मकसद है, तो मुझे लगता है कि काफी लोगों को इसकी पिक्चर क्लियर होगी। देखिए, करणी सेना के बारे में लोगों में बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि ये एक विचित्र टाइप का संगठन है, लोगों को धमकाता है या कुछ करता है। मैं आपको बता दूं, करणी सेना माता करणी के नाम पे बना हुआ एक संगठन है, और माता करणी कोई राजपूतों की देवी नहीं थी, ये एक चारण जाति से आती थी, और इनके ही आध्यात्मिक बल के कारण राजपूतों की 2 सबसे बड़ी जो सत्ताएं थी, राव जोधा ने जोधपुर और राव बीका ने बीकानेर, 2 रियासतें इनके द्वारा जो मार्गदर्शन मिला था राव जोधा और राव बीका को, उसके द्वारा ये इस्टेब्लिश की गई थी। इसीलिए इन माता को हम लोग, जो हिंगलाज माता का अवतार थी, इनको करणी माता के रूप में हम लोग इनको पूजते रहे हैं। तो करणी सेना का जो केवल और केवल एक माध्यम है कि जिस तरीके की राम राज्य की परिकल्पना की गई है, उस राम राज्य की परिकल्पना में सभी लोगों का सम्मान हो, महिलाओं का सम्मान हो, गरीबों को न्याय मिले, और राजपूत जो अपनी परम सत्ता पर बैठते थे और वहां पे बैठ के जो 36 कौमों के साथ न्याय कर पाते थे, गरीब दुनिया के साथ न्याय होता था, हर किसी के साथ न्याय होता था, उस तरीके का न्याय सभी आम जन तक पहुंचे। और आज की हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो भी अगर राम राज्य की परिकल्पना की बात करती है, तो इसीलिए हम सनातन के सम्मान की खातिर भारतीय जनता पार्टी का समर्थन भी करते रहे हैं। और करणी सेना के द्वारा किए गए कार्यों को मैं बताऊं तो जब भी कभी भी सनातन के ऊपर उंगली उठाई जाती है, जब भी कभी हमारे किसी भी सनातन धर्मी के खिलाफ कोई कुछ बात बोली जाती है, तो करणी सेना ही सबसे आगे खड़ी होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा, जब जेएनयू पर लिखा गया था कि ब्राह्मण और बनियों को यहां से इस देश से छोड़कर जाना पड़ेगा, तो वो दादा सुखदेव सिंह गोगामणि थे जिन्होंने सबसे पहले आगे खड़े होकर बोला था कि ब्राह्मण और बनियों तक पहुंचने से पहले आपको क्षत्रियों की तलवारों से गुजरना होगा। तो इस तरीके की हमारी परिकल्पना रही है, और करणी सेना सिर्फ केवल इतना ही कार्य नहीं करती है। मैं अपना बताऊं आपको कि ग्रास रूट लेवल पर हम जनता के बीच जाते हैं, जनता के कार्य करते हैं। जो चीजें प्रशासन तक अगर कोई नेता के माध्यम से या अधिकारियों के माध्यम से नहीं पहुंचती है, तो वो सारी चीजें मैं खुद पहुंचाता हूं। मेरा अपना ऑफिस खोला हुआ है, और वहां पर अगर जनता कभी भी आती है तो फिर निर्विवाद रूप से उसकी समस्या सुना जाता है और उसका समाधान कराया जाता है। तो वो समस्या का समाधान चाहे किसी भी रूप में हो, चाहे उसके लिए हमें धरना प्रदर्शन करना पड़े, चाहे हमें उसके लिए बात से निपटाना पड़े, और चाहे उसके लिए हमें उग्र प्रदर्शन की चेतावनी तक देनी पड़े प्रशासन को, तो हम उसमें भी पीछे नहीं हटते हैं, और आम जनता का कार्य कराने के लिए करणी सेना सदैव तत्पर रहती है। लोग कि आप अपने धर्म का निर्वहन बखूबी कर रहे हैं। बिल्कुल, ये आप केवल एक जगह पे नहीं, जब माता पद्मावती के ऊपर कोई गलत मूवी बनाई जाती है या किसी तरीके की कभी भी मतलब सनातन धर्म के ऊपर कोई बात आती है,
तो आप स्वयं देखेंगे करणी सेना आपको अग्रणी भूमिका निभाती हुई मिलेगी। और मैं आपके चैनल के माध्यम से, भारत 24 के माध्यम से सभी व्यूअर्स को ये कहना चाहूंगा कि आप ये बात मान के चलें कि करणी सेना आपके साथ है, देश के साथ है। इस देश के निर्माण के लिए राजपूतों ने अपना सर्वत्र बलिदान किया है। उस योगदान को देखें। जिस समय ये देश आजाद हुआ था उस समय इस देश के अंदर 565 रियासतें आजाद की गई थी। ये जो आज समग्र भारत की बात हो रही है, ये भारत उन 565 रियासतों को मिला के बना है और उन रियासतों का विलय स्वेच्छा से राजपूतों ने किया था। 40 लाख एकड़ जमीन, 17,000 के आसपास किले, 564 रियासतें हमने अपने इस देश को दी हैं। तो मैं ये नहीं कहना चाहूंगा कि सब कुछ हमने ही किया है, लेकिन आपको उस योगदान को भी याद रखना होगा कि आज जगह जगह पे लोग खड़े होते हैं कि हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। जिस समय इस देश का निर्माण हो रहा था राजपूतों ने अग्रणी भूमिका निभाई थी और वही भूमिका आज भी हम अपनी समाज में निभा रहे हैं और आगे भी निभाते रहेंगे। अच्छा रविकांत जी, अगर क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, युग ही साइंस एंड टेक का है, हम बहुत सारी वेब सीरीज को अगर उठाकर देखें जो एक आगे का परसेप्शन तैयार करती हैं, तो उसमें हम ये देखते हैं कि इस एआई टेक्निक का, साइंस टेक्नोलॉजी का मिसयूज ज्यादा होता हुआ नजर आ रहा है। अब यहाँ पर हर तबके के लोग बैठे हैं, हर पीढ़ी के लोग बैठे हैं, लोगों के जहन में एक परसेप्शन तैयार हो चुका है कि जितना ज्यादा साइंस टेक्नोलॉजी पर हम डिपेंडेंट हो गए उतना ही हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो लोगों को आप क्या बताएंगे, सही दिशा कैसे दिखाएंगे? मेरा मानना इसमें यह है कि जितना उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है उस पर फोकस करिए। हमारा मेन पर्पज है हमें उसके पॉजिटिव इम्पैक्ट पे फोकस कर करके अपने बेनिफिट के लिए, हम देश के बेनिफिट के लिए, समाज के बेनिफिट के लिए क्या क्या उसको कर सकते हैं। मैं अभी एक एग्जांपल दूंगा। मैं मंगलाचरण यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। मंगलाचरण यूनिवर्सिटी A+ ग्रेड यूनिवर्सिटी है आपके मथुरा और अलीगढ़ के बीच में। हमने कुछ नए इनोवेशंस डेवलप किए हैं और वो सारे इनोवेशंस हमारे रूरल एरियाज को ध्यान में रखते हुए हमने डेवलप किए हैं। हम उस टेक्निक्स का यूज कर रहे हैं ताकि हमारा जो पोल्यूशन है, हमारा जो मेडिसिन का जो एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की सर ने भी बात किया, हम उसको कैसे उन टेक्निक्स के थ्रू दूर कर सकते हैं। तो अगर उसके हम पॉजिटिव इम्पैक्ट की तरफ ज्यादा ध्यान दें तो शायद हम ज्यादा अच्छी तरह से उस चीज को हम अडॉप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं और डेवलपमेंट की तरफ बढ़ सकते हैं। मेरा तो यही मानना है। अच्छा सर, आपसे मैं ये पूछना चाह रही हूँ हेल्थ अवेयरनेस को लेकर, क्योंकि आजकल इस सोशल मीडिया के दौर में हर कोई अपनी अपनी तरफ से जानकारी देता है, अलग अलग रिसर्चेस सामने आती है। कोई रिसर्च कुछ बात कहती है तो कोई दूसरी बात जो है उसको रिफ्लेक्ट करने की बजाय उसके अपोजिट वर्जन अपना पेश करती है। तो ऐसी सिचुएशन में लोग क्या करें? लोगों को समझ ही नहीं आता कि किस बात पे भरोसा करें और किस बात पे नहीं। तो ये हेल्थ अवेयरनेस कैसे आएगी लोगों में? सर से देखिए, इसमें बेसिक से कुछ फंडाज है। बहुत ज्यादा अभी जैसा हम देखें कि ओवरऑल हेल्थ को रखने के लिए 4 मेजर पिलर हैं। वही शुरू से वही फाउंडेशन है कि आपकी डाइट ठीक होनी चाहिए। और डाइट अभी जैसे सोशल मीडिया में देखें तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर दी है, डिफरेंट तरह की डाइट कर दी है। तो थोड़ा सा डाइट को खुद हमें ही डिस्कवर करना पड़ेगा, बिकॉज एवरीबडी इज डिफरेंट एंड एवरी बॉडी इज डिफरेंट। आपको शायद कोई डाइट में कई तरह के एलर्जेंस होंगे। आपको हो सकता है मिल्क सूट करे ना करे, हो सकता है मेरे लिए मिल्क ठीक हो। तो थोड़ा सा अपनी डाइट को डिस्कवर करना है कि ये मेरे कुछ एलर्जेंस है, उनको मुझे निकालना है। दूसरा, एक डाइट को लेके जो सबसे बड़ी गलतफहमी होती है वो हम कंपेयर करते हैं कि भाई हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ये खाते थे, हमारे मदर ऐसा इतना सब मीठा भी खाते थे, हमारे दादाजी इतना सब खाते थे। तो ये थोड़ा सा देखना है कि जो उनकी जीवन शैली थी, जो उनकी लाइफस्टाइल थी, वो तो हमारी लाइफस्टाइल नहीं है। जो उनका स्ट्रेस लेवल था, क्या वैसा हमारा स्ट्रेस लेवल है? जो ऐसे उनका स्लीप पैटर्न था, क्या वैसा हमारा स्लीप पैटर्न है? तो इस वजह से उनकी डाइट को आपको कंपेयर नहीं करना है। बस डाइट में मोटे तौर पे ये ध्यान रखना है, जो WHO ने भी बताया है बार बार, ICMR ने भी बताया है कि भारतीयों के अंदर डायबिटीज की कैपिटल बन चुकी है। हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर के पेशेंट सबसे ज्यादा भारत में हैं। ब्लड प्रेशर और हाइपरटेंशन दोनों होती है तो किडनी के केसेस भी काफी उतने ही उसी लेवल में बढ़ जाते हैं। भारतीयों के कोलेस्ट्रॉल लेवल काफी ज्यादा बढ़े हैं, इसलिए अभी जो नई गाइडलाइंस बनी है उसमें नॉर्मल रेंज को भी कोलेस्ट्रॉल को कम कर दिया गया है। भारत के अंदर स्ट्रोक के केसेस काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। भारत के अंदर हार्ट अटैक के खास तौर पे यंग में देखें, युवाओं में, वो काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं। कैंसर के केसेस पहले कभी हफ्ते में एक बार डायग्नोस्ड होते थे, आजकल हम रेगुलर लैब में देखते हैं डेली कैंसर के केसेस डायग्नोस्ड होते हैं। तो इस वजह से डाइट में सिंपल सा रूल है कि आप जितना कम खाएं, कम से कम खाएं, ओवर ईटिंग ना करें। दूसरा, नमक
और आप शुगर का इंटेक जितना हो सकता है कम करें। शुगर तो आपका एक एडिक्शन ही मान के चलिए, वो आपकी फिजिकल नीड नहीं है, वो साइकोलॉजिकल नीड है। दूसरा सबसे बड़ा एक मेजर फैक्टर है एक्सरसाइज। हम एक्सरसाइज नहीं करते तो कम से कम आपको 1 घंटा 24 घंटे में से अपने आप को जरूर देना है। उसके अंदर आप वॉक करिए, वॉक करने के साथ साथ थोड़ा सा कुछ आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करिए, क्योंकि भारतीयों में पुअर मसल हेल्थ होती है, तो थोड़ा सा कुछ आप वेट लिफ्टिंग वाला काम भी करें। ये 2 तरह का आपका एक्सरसाइज का काम हो जाएगा। तीसरा जो सबसे ज्यादा देखा है आजकल युवाओं में, हम स्लीप डिप्राइव्ड हैं, नींद हम पूरी नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि अभी बैठे बैठे सबको थोड़ी सी देर में नींद आना शुरू हो जाएगा। गाड़ी में बैठे हैं हमें नींद आना शुरू हो जाएगी, फ्लाइट में बैठे हैं नींद आना शुरू हो जाएगी। तो स्लीप डिप्रीवेशन है, नींद पूरी ठीक करनी बहुत जरूरी है। नींद अगर आप ठीक नहीं करते हैं तो फिर न्यूरोलॉजिकल इफेक्ट बहुत आते हैं, जैसा आजकल हम डिमेंशिया, भूलने की बीमारी, ब्रेन फॉग, आजकल एल्जाइमर बहुत तो ये ज्यादा सब क्यों बढ़ हो गया रहा है इतना ज्यादा? हाँ, तो ये इसीलिए हो रहा है वजह कि से, डाइट की वजह लाइफ से जो भी हमने अभी अडॉप्ट की उसकी वजह से। स्लीप डिप्रीवेशन, नींद अपनी पूरी ठीक तरीके से नहीं करते, तो नींद आपकी ठीक 6 घंटे 8 घंटे 6 घंटे तो मिनिमम आपकी नींद ठीक तरीके से होनी बहुत ज्यादा जरूरी है। और चौथा स्ट्रेस सबसे बड़ा कारण है कि क्रॉनिक स्ट्रेस की, ठीक है बिल्कुल थोड़ी देर में हम लोग, हमारा एड्रिनल कॉर्टिसोल ऐसे बढ़ता रहता है। तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज ऐसा जरूर करें। तो 4 चीजों को ठीक रखेंगे तो आपकी हेल्थ ठीक रहेगी। हेल्थ ठीक रखने के लिए कोई बहुत ज्यादा एफर्ट करने के लिए नहीं आपको ज्यादा करना पड़ता है। आप तीनों का ही बहुत शुक्रिया इस सेशन में शामिल होने के लिए, और इतना कीमती वक्त आपने दिया और इतनी महत्वपूर्ण बातें सबको बताई। तो नींद पूरी लीजिए, बहुत सारे फायदे हैं, भूलने की बीमारी जल्दी नहीं होगी, बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, दूसरा हेल्दी फील करेंगे, और ये जो हम झपकियां लेते हैं ये कम हो जाएगा। ये तो मेरे साथ भी होता है, मुझे भी इसका ध्यान रखने की जरूरत है। थैंक यू सो मच।